लाल चंदन या रक्त चंदन दुनिया के 195 देशों में से सिर्फ इंडिया के दक्षिण 3 छोटे जंगलों में ही पाए जाते हैं। ये जितना दुर्लभ है, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है। इसे जितना बचा कर रखने की कोशिश करते हैं, इसी देश के लोग खुद से ही इसे चुरा कर बेचने की उतनी ज्यादा कोशिशें करते हैं। ऐसे ही राजा नाम का एक व्यक्ति है और उसके 2 होशियार और समझदार व्यक्ति हैं। राजा को लाल चंदन को चुराकर बेचने के नए नए उपाय बताते रहते हैं। उनका बताया हुआ हर उपाय तो सफल नहीं होता, लेकिन 10 में से 5 काम कर जाते हैं। डोलू, सुना है कि एक लड़का आया है जो तुम दोनों से भी अच्छे उपाय बता सकता है। ऐसा कुछ नहीं है मालिक, बोलू उससे मिलकर आया है। उसका ये एक भी उपाय काम का नहीं है। उसका एक भी उपाय काम का नहीं है? इसका मतलब उसके पास एक से ज्यादा उपाय है। लेकर आओ उसे मेरे पास। ऐसे ढोलू और भोलू के कितना मना करने के बावजूद भी राजा फूल नाम के उस व्यक्ति को अपने पास बुलवाता है और उसे एक उपाय बताने को कहता है। कब तक ये पुराने उपाय इस्तेमाल करके अपने कीमती सामान को ऐसे ही खोते रहोगे राजा जी? हम चंदन उनके सामने से ही लेकर जाएंगे और वो खुद हमें लेकर जाने देंगे। ये कहते हुए फूल उन्हें अपना उपाय बताता है। फूल का उपाय ये था कि वो सारे चंदन के लकड़ियों पर पानी से धुलने वाला रंग लगाकर पुलिस वालों के सामने से आम लकड़ी की तरह लेकर जाने का उपाय बताता है। राजा को उसका उपाय पसंद आता है और वो उसे उसके पास काम करने को कहता है। मैं किसी के पास काम नहीं करता। चाहो तो हम पार्टनर्स बन सकते हैं। क्या कहते हो? जितनी भी कमाई होगी उसका 10% दोगे तो तब भी चलेगा, लेकिन हम पार्टनर्स ही रहेंगे। राजा को फूल का अंदाज पसंद आता है और वो उसके साथ काम करने को मान जाता है। राजा के आदमी ठीक फूल के उपाय की तरह सारे चंदन पर रंग लगाकर बड़े आराम से वहाँ से गुजर रहे थे। लेकिन तभी मौसम खराब होकर बारिश की वजह से सारे चंदन का रंग धुल जाता है और पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। आपके पार्टनर का पहला उपाय ही पानी में डूब गया मालिक। अब आप क्या कहेंगे? तुम एक बात बोल रहे हो डोलो। पुलिस ने चंदन को उसका रंग निकलने के बाद ही पकड़ा था। बारिश से बचने के लिए तुमने उस पर कुछ नहीं डाला। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सिवाय दूसरा उपाय बताने के? ये कहते हुए फूल राजा को एक और उपाय बताता है। फूल अपने अगले उपाय में ये कहते हैं कि चंदन को नकली कद्दू में रखकर लेकर जाएंगे। इतने बड़े कद्दू के बारे में अगर पुलिस वाले पूछेंगे भी तो बता देंगे कि हम बड़े कद्दू की खेती कर रहे हैं। बेवकूफ राजा को ये उपाय भी पसंद आता है। अगले दिन से कामचारे नकली कद्दू में चंदन को भरकर उन्हें ट्रक में भरने लगते हैं। पुलिस वाले रोककर पूछने पर जैसे फूल ने बताया था ठीक वैसे ही बड़े कद्दू की खेती कर रहे हैं कहकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी एक पुलिस वाला उन्हें रोक लेता है। इतना बड़ा कद्दू मैंने अपने जिंदगी में ही नहीं देखा। मुझे ये कद्दू दे दो, इसका दाम दे दूंगा। बच्चे भी खुश हो जाएंगे इतना बड़ा कद्दू देखकर। ये कहते हुए पुलिस वाला एक कद्दू लेकर उसे काट कर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कद्दू काट ही नहीं रहा था। ऐसे फूल का वो उपाय भी फेल हो जाता है। ऐसे एक के बाद एक
फूल के सारे उपाय बेकार जाते हैं। क्या फूल, तुम्हारा एक भी उपाय काम का नहीं है? ऐसा नहीं चलेगा। सारे उपाय तो अच्छे ही है, लेकिन तुम्हारे आदमियों के पास ही दिमाग नहीं है। इस बार हम होशियार लोग मिलकर उपाय पर काम करेंगे। ये कहते हुए फूल अपने अगले उपाय में राजा, डोलू और बोलू से चंदन की स्मगलिंग में और खुद भी उनके साथ जाकर बड़े आराम से पुलिस वालों के हाथ लग जाता है। झुकेगा नहीं। स्टेशन में बैठकर एक दूसरे के चेहरे देखते हुए आराम से राजा की तरह महल में बैठकर पैसे कमा रहे थे। फिर ये आया पार्टनर बनूंगा, झुकेगा नहीं कहते हुए, और स्टेशन में बिठा दिया। झुकेगा नहीं। एक शहर में राजीव सेठ जी नाम का एक आदमी अपनी बड़ी सी गहने की दुकान चलाता था। वो आदमी बाजार में सबसे अमीर था, लेकिन वो बहुत ही घमंडी और गुस्से वाला इंसान था। उसकी दुकान के आगे रोज एक भिखारी रात को सो जाता था, और जब राजीव सेठ जी सुबह सुबह अपनी दुकान खोलते थे, वो भिखारी वही दुकान के सामने लेटा हुआ सो रहा था। ये बात राजीव सेठ जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और वो उसे डांट कर भगा देता था। लेकिन वो भिखारी भी डींड था। वो रोज रात को उसी की दुकान के सामने आके सो जाता था और वो राजीव सेठ जी रोज सुबह उसे डांट कर भगा देते थे। एक दिन जब राजीव सेठ जी सुबह अपनी दुकान खोलने गए थे, उन्होंने देखा कि वही भिखारी उसके दुकान के सामने कुछ खा रहा था। उसके खाने में से थोड़ा सा टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। उसे देखकर राजीव सेठ जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस भिखारी को चिल्लाकर डांटने लगते हैं। अबे वो भिखारी, तू फिर से दुकान के सामने आ गया। जब देखो मेरी ही दुकान मिलती है तुझे सोने के लिए। रोज मेरी दुकान के सामने आकर सो जाता है। घर है क्या ये तेरा? खरीद रखा है ये जगह। इसे रोज डांट कर भगा देता हूँ, फिर भी ये बेशरम आ जाता है। पता नहीं ये चाहता क्या है। कहीं चोर निकला तो? पता चला कि मेरी दुकान में से महंगे महंगे जेवर चोरी करके ले गया। मैं तो परेशान हो चुका हूँ इस भिखारी से। वो भिखारी बदले में कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप अपना खाना लेकर चले जाता है। सभी लोग राजीव सेठ जी को घूरते देख रहे थे कि वो कैसे एक बेचारे मासूम भिखारी के ऊपर चिल्ला रहे थे और बदले में वो भिखारी कुछ नहीं कहता है। इसे क्या घूर घूर के देख रहे हो? जाओ जाओ सब, जाके अपना काम करा। फिर सारे लोग चले जाते हैं वहाँ से और राजीव सेठ जी भी अपना दुकान में जाके बैठ जाता है। पर वो भिखारी फिर भी नहीं माना। वो फिर रोज रात को उसकी दुकान के सामने आके सो जाता है और रोज सुबह राजीव सेठ जी उसे गुस्से से डांट कर भगा देते हैं। ये सब होते होते 4 महीने हो गए थे। राजीव पूरा दिन सोचता रहता था कि इस भिखारी से पीछा कैसे छुड़वाया जाए। एक सुबह और जब राजीव सेठ जी उस भिखारी को अपनी दुकान के सामने सोते हुए देखता है तो उसे जोर से लात मार के भगा देते हैं। तभी दूसरी दुकान से कोई आदमी आके राजीव सेठ जी को पावने लगाता है। भाई जी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। वो बेचारा भिखारी आपको कुक कहते भी नहीं है। बस वो चुपचाप आपके दुकान के पास सो जाता है। आपको उसे ऐसा नहीं भगाना चाहिए। देखिए, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। आपको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो आदमी अपनी दुकान में वापस चला जाता है।
जब अगले दिन सुबह सुबह राजीव सेठ जी अपनी दुकान खोलने जाते ही तो वो देखते हैं कि वो भिखारी अब उसकी दुकान के सामने नहीं लेटा हुआ था। राजीव सेठ जी इधर उधर देखने लगा, ये सोचकर कि शायद वो भिखारी कहीं और सो रहा होगा, पर वो कहीं भी नहीं था। राजीव सेठ जी को कुछ अजीब लगा था और वो अपनी दुकान खोलकर रोज की तरह अपना काम करने लगते हैं। पर कल रात को राजीव सेठ जी ने अपने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्डिंग देखते हैं कि आखिर वो भिखारी रात को यहाँ सोने क्यों नहीं आया। जब राजीव सेठ जी ने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो वो चौंक कर रोने लगे। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। ये मैंने क्या बड़ा पाप कर दिया। अब मैं क्या करूं? राजीव सेठ जी ने कैमरा की रिकॉर्डिंग में ये देखा कि आखिरी रात को जब वो भिखारी उसकी दुकान के सामने लेट गया था, तभी थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ चोर चोरी करने आ गए थे। जब उन्होंने देखा कि वो भिखारी आराम से सो रहा है, तो वो दुकान को खोलने की कोशिश कर रहे थे। चोर जब दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उसकी आवाज से वो भिखारी उठ जाता है और उन्हें भगाने की कोशिश करता है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा। चोर ये देखकर घबरा जाते हैं कि उस भिखारी ने हमने सके लिए, इसलिए वो अपने बैग में से चाकू निकलते हैं और उसे मार देते हैं। फिर चोर वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। भिखारी वही बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ एक आदमी आता है जो भिखारी को इस बेहोश देखकर उसे अपने खांधों पर उठाकर उसे हॉस्पिटल ले आता है। राजीव सेठ जी को ये सब देखकर बहुत पछतावा होता है और वो उसी दिन से गुस्सा करना और घमंड करना छोड़ देता है और विनम्र आदमी जैसे बन जाता है।